ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक कौन सा चल रहा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर तो कौन सा था? सेम ही है ना। अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा, सभी किंगडम में थोड़ी से टाइम देना पड़ेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज हम लोग करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा हमने कंप्लीट कर दिया था और आई थिंक आप लोगों ने मोनेरा के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, बहुत कम टाइम लगता होगा। जब भी क्लासेस कंप्लीट हो उसी दिन जाकर के या नेक्स्ट डे जाकर के आप एनसीईआरटी से कम उस टॉपिक के थ्योरी को पढ़ लीजिए। आपने मोनेरा पढ़ा तो एनसीईआरटी से मोनेरा किंगडम को थ्योरी में पढ़ लिया। और मैंने आपके साथ में एक बुक शेयर किया है एमसीक्यू के लिए, उसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस कम है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके लेवल के। बस वहां से क्वेश्चंस बना लीजिए, बस इतना ही आपका काम है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिकल नहीं कीजिए कि ये बुक बनाएंगे वो बुक बनाएंगे, एकदम सिंपल। जितना सिंपल पढ़ाई करोगे बेटर है ना। जैसे आज हम लोग प्रोटिस्टा करेंगे तो आपका आज का काम बस ये था कि आप एनसीईआरटी से प्रोटिस्टा को पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी से आप प्रोटिस्टा को पढ़ लीजिए और सेकेंड चीज आप उससे एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। आप एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको ना आपके ग्रुप में मैंने बुक शेयर कर दी है, ठीक है। और आप टाइम पे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आपको नुकसान होगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, मैं रिपीट नहीं कर सकता ज्यादा। चलो, तो सेकंड, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे प्रोटिस्टा किंगडम में, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किंगडम प्रोटिस्टा को फॉलो कीजिएगा तो कुछ इसके फीचर एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा में किसे रखा गया, तो आपको दो वर्ड याद रखना है। विटेकर ने जो प्रोटिस्टा किंगडम बनाया उसके लिए एक ही क्राइटेरिया रखा था कि जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है, ध्यान सुनो, जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे यूनिसेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक है, हम उसे प्रोटिस्टा किंगडम में रख देंगे, हम उसे प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस कर देंगे ना। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटेकर ने जो प्रोटिस्टा किंगडम बनाया था उसके पीछे में लॉजिक्स क्या थे। तो आंसर बहुत सिंपल है कि वो यूनिसेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक था। इसे मैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम भी कहता हूं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि पांचों किंगडम में मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम कौन सा है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम कौन सा है, या एनसीईआरटी ने इसी चीज को अलग ढंग से लिखा है। एनसीईआरटी ने अपने थ्योरी में लिखा है कि किस किंगडम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी की थ्योरी को पढ़ोगे तो एक वर्ड आएगा, वेल डिफाइंड बाउंड्री एब्सेंट है। वेल डिफाइंड बाउंड्री एब्सेंट है किस किंगडम में? आंसर इज द प्रोटिस्टा। आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर ले, आपको लग गया आ गया, लेकिन आपको ये वर्ड समझ में नहीं आया, कंट्रोवर्शियल क्यों कहा, वेल डिफाइंड बाउंड्री क्यों कहा। ठीक है। एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो वहां पास एक वर्ड आएगा, ये पहला किंगडम है जहां पास टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे गए। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बार कहां देखा गया? प्रोटिस्टा किंगडम में। अब देखिए, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम क्यों है और वेल डिफाइंड बाउंड्री एब्सेंट क्यों है। विटेकर ने जब ये किंगडम बनाया तो बस ध्यान में दिया वो यूनिसेलुलर प्लस क्या होना चाहिए? यूकैरियोटिक। ध्यान से देखो, आप ऐसे समझिए कि अगर मैं आपके छोटे भाई जो नाइन्थ क्लास में, आपका छोटा भाई, चलिए मान ले कोई भी है नाइन्थ क्लास में, कोई बच्चा है, उसे मैं बोलूं कि क्लामाइडोमोनस एंड क्लोरेला, क्लामाइडोमोनस, ध्यान से सुनना, इस चीज को बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट बोल रहा हूं, तो इस चीज को आप लोग समझिएगा अच्छे से। किसी नाइन्थ क्लास के बच्चे से मैं ये बोलूं कि क्लामाइडोमोनस और क्लोरेला के अंदर में पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और इसके अंदर में सेलुलोज है, सेल वॉल भी है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, ऑटोट्रॉफिक नेचर का है। अब किस किंगडम में रखोगे? तो नाइन्थ क्लास का जो बच्चा है वो बोलेगा ये तो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करता है, पिगमेंट भी है और सेल वॉल भी है, तो वो बच्चा उसे रख देगा किंगडम प्लांटी में।
क्योंकि इसके सारे फीचर किससे मैच कर रहे हैं, प्लांटी के साथ में। लेकिन आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग, इस बच्चे के अकॉर्डिंग वो प्लांटी किंगडम में होना चाहिए, क्योंकि फीचर किससे मैच कर रहा है, क्लामाइडोमोनास का, प्लांटी से। उसमें पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सेल वॉल है। लेकिन विटेकर के अकॉर्डिंग ये प्रोटिस्टा किंगडम में, क्यों प्रोटिस्टा किंगडम में, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोटिक है। तो एनसीईआरटी में एक वर्ड गिवन है कि एक बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम में हो सकता है, बट विटेकर के अकॉर्डिंग वो प्रोटिस्टा किंगडम में बिलोंग करेगा। फिर से समझा रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अमीबा एक सेल के होते हैं, पैरामीशियम एक सेल के होते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि आप इसे किस किंगडम में रखिएगा, मैं आपसे पूछता हूं सिंपल सा एक क्वेश्चन कि अमीबा और पैरामीशियम ये हेट्रोट्रॉफिक है और कोई सेल वॉल नहीं है, होलोजोइक करते हैं, एनिमल की तरह है, सेल वॉल नहीं है, फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, तो आप किस किंगडम में रखिएगा? आप तुरंत आंसर दोगे एनिमल किंगडम में, क्योंकि इनके फीचर एनिमल से मैच कर रहे हैं। लेकिन विटेकर के अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनिज्म कहां बिलोंग करेंगे? प्रोटिस्टा में, क्योंकि विटेकर ने जो क्राइटेरिया सेट किया वो क्राइटेरिया क्या था? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, इसलिए ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम है। एक बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म प्लांटी किंगडम में बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा के विटेकर के अकॉर्डिंग वो कहा है? प्रोटिस्टा में। अमीबा पैरामीशियम एनिमल किंगडम में बिलोंग करते थे एक बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, वो किस में बिलोंग कर रहे हैं? प्रोटिस्टा में। स्लाइम मोल्ड्स फंगस की तरह है, लेकिन विटेकर के अकॉर्डिंग वो एक सेल का है, तो किसमें बिलोंग करेगा? प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा कुल मिलाकर के एक खिचड़ी किंगडम है। अगर तुम देखोगे प्रोटिस्टा कुल मिलाकर के एक खिचड़ी बन गई। सर कैसे? प्रोटिस्टा के अंदर में कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट के तरह है, जैसे क्लामाइडोमोनास है, क्लोरेला है, डायटम्स है, डिनोफ्लैजलेट्स है। प्रोटिस्टा के अंदर में एनिमल के तरह भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। प्रोटिस्टा के अंदर में फंगस की तरह भी है, कौन है? फंगस की तरह स्लाइम मोल्ड्स भी है। तो प्रोटिस्टा एक तरह से इसका कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। आप नहीं बोल सकते प्रोटिस्टा में कि देखिए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है, आप नहीं बोल सकते इनमें सेल वॉल है या नहीं है, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर में प्लांट वाले हैं तो उनमें सेल वॉल होगा। प्रोटिस्टा के अंदर में प्लांट की तरह है, ऑटोट्रॉफिक होंगे। लेकिन प्रोटिस्टा में एनिमल की तरह है, हेट्रोट्रॉफिक होगा और सेल वॉल एब्सेंट होंगे। प्रोटिस्टा के अंदर में फंगस की तरह है तो सैप्रोफिटिक होंगे। तो क्या यहाँ पास न्यूट्रिशन को लेकर के कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री है? अब बता सकते हो कि यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? फिक्स नहीं है। क्या यहाँ पर सेल वॉल है? सर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। क्या सर ये है कैसे? प्लांट की तरह भी है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, एनिमल की तरह हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, फंगस की तरह सैप्रोफिटिक भी है। इनके अंदर सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते। इसलिए मिलाकर के, कुल मिलाकर के एक खिचड़ी किंगडम हो गई। इसलिए इसे मैं कंट्रोवर्शियल किंगडम कहता हूं। आज अगर विटेकर पे कोई चैलेंज होगा, विटेकर के किंगडम को गलत किया जाएगा, तो वो किंगडम प्रोटिस्टा है। इसलिए एनसीईआरटी को लिखना पड़ा नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। क्या आपको एनसीईआरटी का ये लैंग्वेज समझ में आ गया? देखिए ध्यान से, मैं आपको एनसीईआरटी का लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। आप देखिए एनसीईआरटी में 1 मिनट, देखिए क्या आपको एनसीईआरटी में ये मिला? फर्स्ट लाइन, जितने भी यूकैरियोटिक और एक सेल के होंगे वो प्रोटिस्टा में, बट बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। सर क्यों? फिर से बता देता हूं। What may be photosynthetic cross-distant to one biologist may be to the plant to another. ठीक है? विटेकर के अकॉर्डिंग अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना ये सब प्रोटिस्टा किंगडम में, क्योंकि एक सेल के। लेकिन किसी और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें प्लांट किंगडम में रखा जाता था। क्यों? ठीक है, क्लामाइडोमोनास क्लोरेला को प्लांट किंगडम में रखा था, अमीबा पैरामीशियम को एनिमल किंगडम में रखे थे, एनिमल से मिलते थे। लेकिन विटेकर ने सभी को उठा करके एक नया किंगडम तैयार किया, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा एक्चुअली में खिचड़ी है, कुछ प्लांट किंगडम वाले,
एनिमल किंगडम वाले, फंगस किंगडम वाले। तो सारे किंगडम से उठा करके ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रख दिया गया, क्योंकि ये सारे के सारे यूनिसेलुलर थे। तो ये क्या वेल डिफाइंड बाउंड्री होगी। इनके अंदर में नेचर कैसा होगा, प्लांट की तरह। नेचर कैसा है, एनिमल की तरह। नेचर कैसा है, फंगस की तरह। सेल वॉल, सर प्लांट की तरह है तो सेल वॉल होगा, एनिमल की तरह है एब्सेंट होगा। सर मोटाइल, प्लांट की तरह है तो नॉन मोटाइल है, एनिमल की तरह है तो मोटाइल है। तो क्या ये कंट्रोवर्शियल किंगडम नहीं हो गया। क्या ये एनसीईआरटी का वर्ड आपको समझ में आ गया, यस या नो, फटाफट बोलो। क्या ये आपको एनसीईआरटी का ये लैंग्वेज समझ में आ गया। नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, इसमें डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, क्योंकि इनमें प्लांट के गुण वाले भी है, एनिमल वाले भी है और फंगस वाले भी ना। तो इनमें सेल वॉल को लेकर के कोई डिफाइंड नहीं है कि इसमें सेल वॉल है या नहीं है, मोटिलिटी है या नहीं है। हाँ, तो ये याद रखिएगा। चलो क्लियर, ये फटाफट बोलो यस नो, कुछ समझ में आया, ये ऊपर से जा रहा है। एक तो लेट ज्वाइन कर दो, ये गलत है। चलो ठीक है, तो अब मैं एनसीईआरटी में आगे हम लोग एक्सीड कर रहे। तो प्रोटिस्टा के अंदर में एक्चुअली में किसे रखा गया समझिए। प्रोटिस्टा में हमने रखा उसी को जो एक सेल के थे, यूकैरियोटिक। तो इसमें कुछ प्लांट के वाले भी आ गए, कुछ प्लांट के कैरेक्टर वाले भी आ गए, जैसे कि आपको पढ़ने हैं क्राइसोफाइट्स। ये प्लांट वाले हैं तो इनका नाम हो गया क्राइसोफाइट्स। आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा क्राइसोफाइट, और दूसरा एनसीईआरटी में पढ़िएगा डिनोफ्लैजिलेट्स। ये दो आपको एनसीईआरटी में टॉपिक में पढ़ने। ये कैसे हैं, प्लांट्स की तरह। चलिए सेकेंड आपको पढ़ना है, कुछ ऐसे हैं जो कि एनिमल्स की तरह है, एनिमल्स की तरह है। तो जो एनिमल्स की तरह है, एनसीईआरटी ने उसे एक ग्रुप में डिवाइड किया है, नाम है प्रोटोजोअन्स। उसका नाम क्या है, प्रोटोजोअन्स। जो एनिमल की तरह होंगे उनके लिए ग्रुप बना प्रोटोजोअन्स। इसमें आप अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ोगे। कुछ ऐसे हैं जो कि फंगस की तरह है, फंजाई की तरह है, फंजाई की तरह है, सैप्रोफिटिक वाले हैं, तो वो है स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। और कुछ ऐसा है जो प्लांट और एनिमल दोनों के मिक्स वाले हैं, यूग्लिनोइड्स। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। तो आप बताइए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 4 टॉपिक पढ़ने, ध्यान से सुनो। प्लांट के गुण वाले क्राइसोफाइट एंड डिनोफ्लैजिलेट्स, प्लांट और एनिमल के मिक्स गुण वाले यूग्लिनोइड्स, फंगस वाले स्लाइम मोल्ड्स, एनिमल वाले प्रोटोजोन्स। अब मुझे बताओ, अगर प्लांट्स की तरह होगा तो कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक। अगर फंगस की तरह होंगे तो हेट्रोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक। एनिमल की तरह है तो होलोजोइक होगा, हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक। प्लांट की तरह ये दोनों है तो इनमें सेल वॉल होंगे, फंगस की तरह है तो सेल वॉल होंगे, एनिमल है तो सेल वॉल एब्सेंट होंगे। तो यहां पास आपको ये आप नहीं बोल सकते कि प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, क्योंकि कुछ में सेल वॉल हो, एब्सेंट हो गए। इनके अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि ये भाई ये ऑटोट्रॉफिक है और ये हेट्रोट्रॉफिक है। कुछ ऑटो होगा, कुछ हेट्रो होंगे, कुछ मोटाइल होंगे, कुछ नॉन मोटाइल होंगे, कुछ सैप्रोफिटिक होंगे, कुछ होलोजोइक होंगे, कोई फोटोसिंथेटिक होंगे। तो यहां पर कुल मिलाकर के मोस्ट खिचड़ी किंगडम अगर पूछा जाए तो आप क्या लिख करके आइएगा, आंसर इज द प्रोटिस्टा किंगडम। तो आपको टॉपिक क्या पढ़ने, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। जो देख लीजिए ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। फर्स्ट इज द क्राइसोफाइट्स, सेकंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। तो बहुत चीजों को ध्यान से देखिए। प्रोटिस्टा के अंदर में हमने जो भी डिवाइड किया है उसको समझना है कि क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है वो प्लांट की तरह है। प्लांट की तरह है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट के तरह पिगमेंट भी होंगे, प्लांट की तरह है तो सेल वॉल भी होगा। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स के बारे में। ये प्लांट और एनिमल दोनों का मिक्सर है। ये प्लांट के तरह दिन में फोटोसिंथेसिस करता है और रात में
होलोजोइक करता है। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों का गुण वाला होगा, मिक्सोट्रॉफिक होगा। स्लाइम मोल्ड्स, जहां भी मोल्ड्स वर्ड आएगा, जहां भी लाइफ में मोल्ड्स वर्ड आएगा तो फंगस याद रखिएगा। तो ये कैसे होंगे, फंगस की तरह, सैप्रोफिटिक। प्रोटोजोन्स, प्रोटो का मतलब पुरानी, प्रिमिटिव, जोन्स विद एनिमल, ये एनिमल्स की तरह होंगे। तो सेल वॉल नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? फटाफट बोलो, इंट्रोडक्शन सभी को क्लियर है? फटाफट बताओ, यस नो लिखो। क्या इंट्रोडक्शन सभी को क्लियर है? चलो, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताओ विटेकर ने जो प्रोटिस्टा किंगडम बनाया था उसके लिए उन्होंने दो ही क्राइटेरिया सेट किए थे, बोलो कौन कौन सा था? विटेकर ने जो प्रोटिस्टा किंगडम बनाया था उसके लिए उन्होंने दो क्राइटेरिया डिसाइड किए थे, बोलो कौन कौन? यूनिसेक्सुअल नहीं भैया, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, अब मुझे बताओ ध्यान से, यूनिसेलुलर एंड द यूकैरियोटिक। अब बताओ इस किंगडम की वेल डिफाइंड बाउंड्री क्यों एब्सेंट है? इस किंगडम की वेल डिफाइंड बाउंड्री क्यों एब्सेंट है? क्योंकि इस किंगडम के जो मेंबर हैं वो एक तरह के नहीं। इनके मेंबर कुछ प्लांट के तरह है, इनके मेंबर कुछ एनिमल्स के तरह है, और इनके मेंबर कुछ फंगस के तरह है। तो ये तीनों मेंबर से लिंकेज शो करता है, इसलिए आपकी एनसीईआरटी को ये वर्ड लिखना पड़ा। एनसीईआरटी आप जब देखिएगा तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, देखिए एनसीईआरटी ने ये वर्ड लिखा है कि मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर दिस किंगडम फॉर्म द लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल एंड फंजाई। ये एनसीईआरटी में अब देखिए फिफ्थ लाइन पे लिखा है, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं वो लिंक शो करते हैं अदर किंगडम से, प्लांटी से, एनिमेलिया से और फंजाई से। ठीक है, चलो अब बताओ क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजलेट्स कैसे होंगे, प्लांट की तरह, एनिमल की तरह, फंगस की तरह? चलो फटाफट बताओ, क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजलेट्स प्लांट की तरह, एनिमल की तरह? प्लांट की तरह। तो क्या इनके अंदर सेल वॉल होगा, यस या नो? अगर प्लांट की तरह है तो सेल वॉल होगा या नहीं होगा, यस या नो? यस। अगर ये प्लांट की तरह है तो पिगमेंट होंगे या नहीं होंगे? अगर ये प्लांट की तरह है तो पिगमेंट होंगे या नहीं होंगे? अगर ये प्लांट की तरह है तो ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेट्रोट्रॉफिक होंगे? अगर ये प्लांट की तरह है तो ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब यहां से हम लोग आ जाए थर्ड पार्ट में है, वो है यूग्लिनोइड्स। ये प्लांट और एनिमल दोनों के गुण का है। सुबह में सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफिक। शाम में ये इंसेक्ट्स को किल करके खा जाएगा, तो ये हो गया मिक्सोट्रॉफिक। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों के गुण वाले हो गए। पूरे दुनिया में केवल यूग्लिनोइड्स ही है जो एक ही ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनमें मिक्सोट्रॉफिक पाया जाता है, मतलब वही ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ, वही ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो गया मिक्सोट्रॉफिक। चलिए बताइए स्लाइम मोल्ड्स का कैरेक्टर किससे मैच करेगा? स्लाइम मोल्ड्स का कैरेक्टर किससे मैच करेगा? स्लाइम मोल्ड्स का कैरेक्टर किससे मैच करेगा? फंजाई की तरह। तो ये बताइए सैप्रोफिटिक या होलोजोइक? सैप्रोफिटिक या होलोजोइक? सैप्रोफिटिक। सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट? सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट स्लाइम मोल्ड्स में? सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट। चलिए हो गया। अब बताइए ध्यान से, प्रोटोजोवन की कैरेक्टर किससे मैच करेंगे? प्लांट, एनिमल, फंजाई? प्रोटोजोवन की कैरेक्टर किससे मैच करेंगे? प्लांट, एनिमल और फंजाई? आंसर इज द एनिमल्स। तो सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट? सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट? एब्सेंट। अगर ये एनिमल की तरह है तो ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक? अगर ये एनिमल की तरह है तो ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक? हेट्रोट्रॉफिक होंगे और होलोजोइक होंगे। आ गई बात समझ में? अब तो कोई गड़बड़ नहीं है ना? अब तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब बताइए ध्यान से, मैंने आपको पिछले क्लास में कितने अच्छे से ये चीज को क्लियर किया था कि जो पहले आया मोनेरा किंगडम, उसके बाद में आए प्रोटिस्टा किंगडम, और इसी प्रोटिस्टा से बन गए प्लांटी,
इसी प्रोटिस्टा से बन गए फंजाई और इसी प्रोटिस्टा से बने एनिमेलिया। क्या ये मैंने कहानी बताई थी ना? तो देखिए प्लांटी वाला यहाँ कौन है, ध्यान से देखिए, प्लांटी के गुण वाले कौन है? क्राइसोफाइट्स और डीनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, फिर फंजाई किंगडम वाले कौन है? स्लाइम मोल्ड्स। और एनिमल किंगडम वाले कौन है? तो आंसर इज द प्रोटोजुअन्स। तो ये देखिए ध्यान से, क्या ये प्रोटिस्टा तीनों किंगडम को लिंक नहीं कर रहा है? क्या ये प्रोटिस्टा तीनों किंगडम को लिंक नहीं कर रहा है? तो एनसीईआरटी का वर्ड है दे शो लिंकेज, वो लिंक कर रहा है अदर तीन किंगडम को। और ये पहला किंगडम है जिसके पास में ट्रू न्यूक्लियस थे, यानी वो यूकैरियोटिक था, और इनके अंदर में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी थे। अगर आपने पढ़ा होगा बच्चा यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, तो आपको बोला गया होगा कि दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होंगे, और उनके अंदर में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी होंगे। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ये तो आपको मालूम है, और उनमें मेम्ब्रेन से कवर्ड कोई ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। तो यूकैरियोट्स के लिए दो चीज आप याद रखिएगा, एक तो ट्रू न्यूक्लियस होता है, ये तो सभी बच्चों को मालूम है ना, ये तो 9th क्लास का बच्चा भी बताएगा सर ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन बच्चा उनके अंदर में मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए आपकी एनसीईआरटी ने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज जाकर के जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो यहां पर लिखा है ना, देखिए, बीइंग यूकैरियोट्स, बीइंग यूकैरियोटिक नेचर होने के चलते द प्रोटिस्टल सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ट्रू होंगे, एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स आल्सो प्रेजेंट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा क्योंकि यूकैरियोटिक है। सम फ्लैजेला, मैंने बोला था इनके मेंबर एनिमल की तरह है, चलेंगे तो जरूर ना, फंगस की तरह है तो बैठे रहेंगे, ठीक है, प्लांट की तरह है तो बैठे रहेंगे। सम फ्लैजेला और सीलिया। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। मोनेरा किंगडम में केवल एसेक्सुअल था, प्रोटिस्टा में बच्चा सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों थे, मैंने आपको बताया था, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। मतलब ये गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, और जाइगोट बनाएंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? गैमेट बनाएंगे, गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा यानी फ्यूजन होंगे, और उससे जाइगोट बनेंगे। क्या आप सभी को फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का 100% क्लियर है? अब टाइम ले सकते हो, पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्या आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ 100% क्लियर है ना? चलिए मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए, क्या 100% क्लियर है? रट्टा तो नहीं मार रहा हूं ना, समझ में तो आ रहा है चीजें? ठीक है, डन। चले आगे, चले हम लोग। मतलब तुम्हें समझना है, देखो हम पढ़ते लेते हैं, कोई भी बच्चा पढ़ लेगा ना, सर पढ़ लिया, लेकिन नहीं बच्चा समझना है, क्योंकि यहीं पर से क्वेश्चन बन जाएगा। वेल डिफाइंड बाउंड्री बताइए ना, मोस्ट डाइवर्स किंगडम बताइए, कंट्रोवर्शियल किंगडम बताइए, तो आंसर इज प्रोटिस्टा। चलिए अब हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्राइसोफाइट्स। आप बताइएगा क्राइसोफाइट, बच्चा लोग बताइए, प्लांट के तरह एनिमल के तरह? क्राइसोफाइट, फाइट का मतलब प्लांट होता है, चलिए मैं बता देता हूं, फाइट का मतलब होता है प्लांट, फाइट का मतलब प्लांट। अब बताइए इनके गुण किन के तरह होंगे? फाइट, फाइट मतलब प्लांट के तरह होंगे। एनसीईआरटी ने क्राइसोफाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, चलिए देखते हैं। एक का नाम है बच्चा डाई एटम्स, डाई एटम मतलब केमिस्ट्री वाला दो एटम मत मान लीजिएगा, ये बेटा एक सेल के ऑर्गेनिज्म है, ये केमिस्ट्री वाला दो एटम मत मान लेना, डाई एटम्स। और दूसरा एनसीईआरटी ने डिवाइड किया बच्चा डेस्मीड, डेस्मीड, जिसे आप गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, जिसे बच्चा लोग आप गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक का नाम है डाई एटम्स और एक का नाम है डेस्मीड्स, जिसे आप गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। सर गोल्डन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट थे, ड्यू टू
पिगमेंट, इनके अंदर में पिगमेंट जो था वो गोल्डन कलर का था, हल्का येलोइश कलर के थे, इसलिए नाम पड़ा गोल्डन एल्गी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। चलिए नेक्स्ट चीज, एनसीईआरटी में ध्यान से देखिए, डाई एटम्स के अंदर में बच्चा लोग कितने हैं सेल, एक सेल का होगा, यूनिसेलुलर होंगे। इनके सेल वॉल को ध्यान से देखिएगा, ये सेल वॉल का आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट है सेल वॉल का इपिथीका, और ये अंदर का पार्ट है बच्चा, अंदर का पार्ट है हाइपोथीका। ये साबुनदानी की तरह, आपके घर में साबुन रखने के लिए सोप बॉक्स होगा, बस वैसा ही इनका सेल वॉल दिखता है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, डाई एटम्स का सेल वॉल कैसे नेचर के है? आंसर इज द सोप बॉक्स लाइक, साबुनदानी की तरह है। ठीक है, ऑटर वाला जो पार्ट बड़ा होगा उसे कहेंगे बच्चा ईपी, ईपी का मतलब एवर्ब, थीका का मतलब लेयर, ऑटर लेयर को ईपीथीका, और नीचे वाले को बच्चा हाइपोथीका। हालांकि एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिया है, अगर आप चाहें तो इस वर्ड को मिस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो कैसा दिखता है? तो साबुनदानी की तरह दिखता है, पहला चीज। अंदर में देखिए, अंदर में देखिए ध्यान से, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, अंदर में बच्चा ट्रू न्यूक्लियस है, और अंदर में सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, हो गया। सेकेंड चीज ध्यान से सुनना है, इनके जो सेल वॉल है ना वो सेलुलोज के बने हैं, इनके बच्चा सेल वॉल सेलुलोज के बने हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेल वॉल सेलुलोज के बने हैं। लेकिन मैच्योरिटी के टाइम, मैच्योरिटी के टाइम में इनके सेल वॉल में धीरे धीरे, इनके सेल वॉल में धीरे धीरे सिलिका का डिपोजिशन हो जाएगा, धीरे धीरे बच्चा लोग सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन हो जाएगा, और सिलिका का डिपोजिशन होने के चलते ये सेल वॉल काफी हार्ड हो जाएंगे। और जब इन ऑर्गेनिज का डेथ होगा, जब ऑर्गेनिज का डेथ होगा तो अंदर के सारे पार्ट तो डिग्रेड हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वो तो डिग्रेड हो जाएंगे। लेकिन सेल वॉल में सिलिका होने के चलते वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, सिलिका का डिपोजिशन हो गया और ये हार्ड हो गए। तो जब ऑर्गेनिज का डेथ होगा तो ऑर्गेनिज के अंदर के सारे चीज तो डिग्रेड हो गए, लेकिन सेल वॉल में सिलिका के होने के चलते ये हार्ड थे, डेंसिटी थी, तो धीरे धीरे ये समुद्र के तलहटी में, बॉटम पे, ओशन के बॉटम पे धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और धीरे धीरे ये अगर मिलियंस ऑफ ईयर, एनसीईआरटी के वर्ड को देखिएगा, मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों सालों तक ये डिपॉजिट होते जाएंगे, तो एक पत्थरनुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे एनसीईआरटी ने कहा है डाई एटोमेशियस अर्थ। एनसीईआरटी ने इस वर्ड को कहा है डाई एटोमेशियस अर्थ। ये एक पत्थरनुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे और ये डिकम्पोज नहीं होंगे, इंडिस्ट्रक्टिबल। एनसीईआरटी के वर्ड को देखोगे तो लिखा इंडिस्ट्रक्टिबल, वो टूट नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, हार्ड लेयर है, किसके, सिलिका के। तो सर हमें क्यों पढ़ना है, हमें क्या फायदा है? तो एनसीईआरटी ने लिखा है इस डाई एटोमेशियस अर्थ जो है उसका हम कॉमर्शियल यूज करते हैं। सर कहाँ? आप जो सिरप बनाते हैं घर में, बच्चा जो आप कफ का सिरप आजकल पी रहे हो ठंड का टाइम है, तो सिरप का फिल्ट्रेशन कैसे करोगे? सिरप के अंदर कुछ केमिकल है तो उसको फिल्टर कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पर डाई एटोमेशियस अर्थ का ब्लॉक दे दिया, ये मैंने डाई एटोमेशियस अर्थ का पार्ट लेते आए, छोटे छोटे पोर्स हैं, अब पोर्स हैं तो यहां से सिरप को क्रॉस कीजिए, इंप्योरिटी अलग हो जाएगी और नीचे में प्योर फॉर्म में सिरप आ जाएंगे। इसी तरह से ऑयल के फिल्ट्रेशन में जो तेल है ना, डीजल, पेट्रोल होते हैं, उनको भी फिल्ट्रेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाई एटोमेशियस अर्थ। तो एनसीईआरटी ने इसके कुछ कॉमर्शियल यूज दिए, आपको उस कॉमर्शियल यूज को अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि मैं आप एनसीईआरटी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए यहां पास पहला चीज याद रखना है कि इनके सेल वॉल कैसे, सोप बॉक्स लाइक, ऊपर वाला इपिथीका, नीचे हाइपोथीका, दे फिट टुगेदर, साबुनदानी की तरह बन गए। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका, धीरे धीरे सेल वॉल में सेलुलोज तो है, सिलिका का डिपोजिशन होगा, एंड वॉल आर इंडिस्ट्रक्टेबल, अब वो टूट नहीं पाएंगे। जब इनका डेथ होगा, दस डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, वो छूट जाएंगे,
अंदर के सारे चीज प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस तो डिग्रेड हो जाएंगे, सेल वॉल लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा। बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट ऑन देयर हैबिटेट, जहां ये है समुद्र पे, ये नीचे बैठते चले जाएंगे। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों साल तक ऐसा ही चलेगा। इट इज रेफर्ड एज डाइएटोमेशियस अर्थ। इसको हम लोग बीइंग ग्रिटी, ये हार्ड है, छोटे छोटे पोर्स है, हार्ड है और छोटे छोटे पोर्स है, ग्रिटी। दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग, ठीक है। इस जो पत्थरनुमा स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी ने सॉइल का है, डाइएटोमेशियस मैं तो पत्थर मानता हूं, लेकिन एनसीईआरटी ने सॉइल वर्ड यूज किया है, ठीक है। इज यूज इन पॉलिशिंग, पत्थर को रगड़ने में, यानी जो तुम्हारे घर में मार्बल्स आते हैं उसे बच्चा हमें क्या करना है, कटिंग करनी है, उसको पॉलिशिंग करना है, तो उस पॉलिशिंग करने में इस हार्ड नुमा डाइएटोमेशियस अर्थ का आप यूज कर सकते हो। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, आ गई बात समझ में। सेकेंड एनसीईआरटी का है, ठीक है। अब सेकेंड एनसीईआरटी का ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी ने सेकेंड लिखा है, ये देखिए समुद्र है, ओशन, और ये क्राइसोफाइट, ये डाइएटम्स है। क्या बच्चा इनमें कोई सीलिया फ्लैजेला है? आप ही बताइए, मैंने कोई सीलिया फ्लैजेला बनाया क्या? नहीं। तो क्या अपने से तैर सकते? नहीं तैर सकते। ध्यान से देखो, ये समुद्र है, ओशन, ओशन में ढेर सारे बच्चा डाइएटम्स है, एक एक सेल के तो है ना, पानी में तैर रहे हैं। तो जो बच्चा पानी में तैरते रहता है उसे प्लैंकटन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कहते हैं जो पानी में तैर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये अपने ताकत से तैर रहे हैं? इनके पास कोई सीलिया है क्या, फ्लैजेला? नहीं। हवा जिधर चलेगा उधर फ्लोट हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए वर्ड यूज किया पैसिवली फ्लोट। एनसीईआरटी के वर्ड ने यूज किया पैसिवली फ्लोट, मतलब अपने से मूव नहीं कर रहे, हवा का बहुत जिधर होगा उधर मूव कर जाएंगे। अगर लेफ्ट आया लेफ्ट में मूव करेंगे, राइट आया राइट में मूव करेंगे। चलिए, अब इसके दो फायदे। पहला फायदा है कि ये बच्चा समुद्र में, ओशन में चारों तरफ से फैले हुए हैं, इनको खाएगा कौन? जूप्लैंक्टन, अमीबा, पैरामीशियम। उनको कौन खाएगी? स्मॉल फिश। और उनको कौन खाएगा? लार्ज फिश। यानी समुद्र में जो इकोसिस्टम बन रहा है उनमें खाने का, बनाने का कोई पार्ट संभालेगा। ये देखिए, ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में खाना कौन बनाता है? तो आपको मालूम में ट्री बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं। इस ट्री को कौन खाएगा? तो गाय भैंस बकरी खाएगी। उसको कौन खाएगा? टाइगर लायन खाएंगे, और इसी से पूरा फॉरेस्ट चलेगा। तो फॉरेस्ट में खाना बनाने का काम तो प्लांट संभालता है। लेकिन समुद्र के अंदर में लाखों तरह के एनिमल्स हैं, उनको खाना कौन देगा? वहां कोई प्लांट है? नहीं। तो सर खाना देगा कोई? कोई ग्रास ग्रो कर रहा है? नहीं। तो वहां पर खाना देने का काम ये डाई एटम्स करेंगे। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑन ओशन, चीफ प्रोड्यूसर ऑन ओशन। अब ऐसे समझिए, अर्थ का लगभग 70% पार्ट तो पानी है, अर्थ का 70% पार्ट तो पानी है। तो पानी में प्लांट तो हो नहीं सकते, तो पानी में फोटोसिंथेसिस करेगा कौन? तो पानी में सरफेस पे कौन बैठे हैं? मेनली बच्चा, मैंने मेनली बोला है, ग्रीन एल्गी भी है, ब्राउन एल्गी भी है, रेड एल्गी भी है, मुझे मालूम है, लेकिन मेनली कौन है बच्चा? डाइएटम्स। और यही डाइएटम फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएंगे। इसी फूड को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन, अमीबा, पैरामीशियम। उनको कौन खाएगा? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश। यानी पूरे ओशन के ऑर्गन्स अल्टीमेटली खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? डाइएटम्स पे। इसलिए नाम है एनसीईआरटी में चीफ प्रोड्यूसर ऑन द ओशन। क्या यहां तक क्लियर है बातें? ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? ग्रिटी का मतलब हार्डनेस वाला, ये डिक्शनरी में आप देखो, ग्रिटी वर्ड आप देख लो, ग्रिटी मतलब हार्ड है, छोटे छोटे पोर्स है, ठीक है। तो आपको यहां तक क्लियर है? चलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो आप ध्यान से बताना, मैं ऐसे एनसीईआरटी आपको रेफरेंस में दे देता हूं। चलो, क्राइसोफाइट्स को एनसीईआरटी ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? चलो आंसर लिखा है सामने, क्राइसोफाइट को एनसीईआरटी ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? आंसर इज द 2 पार्ट्स। कौन कौन? नाम बताइए, एनसीईआरटी का पहला लाइन है, 2 पार्ट्स, बोलिए कौन कौन से? सर डाइएटम्स और एल्गी, जिसे एनसीईआरटी ने डेस्मीड कहा है। चलिए, डाइएटम एंड द डेस्मीड, जिसे एनसीईआरटी ने गोल्डन एल्गी कहा है। चलिए अब बताइए, ध्यान से सुनना,
जो डेस्मीट्स होगा, गोल्डन एली होगा, वो बच्चा कहाँ रहेगा? फ्रेश वाटर में, तालाब में, लेक में, रिवर में। और जो डाई एटम से बेटा समुद्र में रहेगा, तो समुद्र में रहेगा तो मरीन वाटर, और अगर रिवर में रहेगा तो वो हो जाएगा बच्चा फ्रेश वाटर। चलिए, दे आर माइक्रोस्कोपिक, जाहिर सी बात है बहुत छोटे होते हैं। एक सेल के हैं तो आपको दिखेगा क्या? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक। फ्लोट पैसिवली, क्या इनमें सिलिया फ्लैजिला है? नहीं। तो तैरेंगे कैसे? सर तैर नहीं सकते, हवा के बहाव में बह जाएंगे, तो पैसिवली फ्लोट। और जो पानी के सरफेस पे तैरता है उसे हम प्लैंकटन कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, ये खाना बनाते हैं। चलिए, सेकेंड चीज, सेल वॉल में दो लेयर है, इपिथिका, हाइपोथिका। बताइए किसकी तरह दिखता है? सोप बॉक्स लाइक। सर सेल वॉल किसके बने? सिलिका बनेगा, गलत हो जाएगा, आंसर दीजिएगा सेल्यूलोज। लेकिन मैच्योरिटी पे इनके अंदर में डिपॉजिट होने लगते सिलिका। जब इनका डेथ होगा तो सारा बॉडी तो डिकम्पोज हो जाएगा, सेल वॉल लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगा, बच जाएगा, और नीचे बैठेगा। बिलियंस ऑफ ईयर यानी लाखों करोड़ों साल ऐसा चलेगा। तो यहां पर एक पत्थर स्ट्रक्चर बनाएंगे, डाइएटोमेशियस अर्थ। उसका हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, किसके? सिरप और ऑयल। और डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, ये नीट का क्वेश्चन है। चीफ प्रोड्यूसर समझ में आया? कैसे याद करोगे चीफ प्रोड्यूसर? देखो, अर्थ का 70% पार्ट पानी, अर्थ का 70% पार्ट पानी, और पानी में मेनली कौन सा पानी? समुद्र। समुद्र में कौन है? एटम्स। तो समुद्र में खाना कौन बनाएगा? डाई एटम्स। तो समुद्र में मेनली खाना कौन बनाता है? एल्गी भी बनाएंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी भी बनाएंगे, लेकिन मेनली खाना कौन बनाता है? क्राइसोफाइट्स। आगे बात में, चलिए आगे बढ़े। कंप्लीट सभी का क्राइसोफाइट्स? बोलो फटाफट, सबका क्राइसोफाइट हो गया कंप्लीट? यस नो लिखो। अब क्वेश्चन छोड़ोगे तो नहीं ना? नहीं, समझ में आ गया सर? चलिए, आपका बस यही काम है बच्चा, एनसीईआरटी अच्छे से समझ के पढ़, रट्टा नहीं मारना। चलिए, डायनोफ्लैजलेट, नाम में लिखा है सर दो फ्लैजला होंगे। देखो सर नाम में लिखा है, मैंने तो ऐसे तुक्का मार दिया, डायनोफ्लैजलेट्स। चलिए, इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा, डाई मतलब दो, डाइनो दो, फ्लैजला डाइनोफ्लैजलेट्स, इनके बॉडी के ऊपर में दो फ्लैजला होंगे। लेकिन बच्चा इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, डायनोफ्लैजलेट बच्चा रहेगा मरीन कंडीशन में, फ्रेश वाटर में नहीं पाए, ओनली केवल समुद्र में ही मिलेंगे, आपको आसपास नहीं दिखेगा। पहला चीज। दूसरा, सर इनके अंदर जो पिगमेंट है, इनके अंदर जो बेटा पिगमेंट है, ठीक है, वो अलग अलग कलर प्रोवाइड करेगा, इनके अलग अलग कलर प्रोवाइड करेगा। तो कभी ये रेड कलर के दिख सकते हैं बच्चा, ये येलो दिख सकता है, ऑरेंज दिख सकते हैं, डिपेंड ऑन द पिगमेंट। पिगमेंट कैसे हैं, इससे इनके बॉडी का कलर अलग अलग दिख सकता है। यहां देखिए ध्यान से, ये मैंने बनाया डायनोफ्लैजलेट्स, ध्यान से सुनिए। डायनोफ्लैजलेट्स में मैंने ये देखो ऐसे बना देता हूं, ये ऐसे बना देता हूं, ध्यान से सुनना। इनके बॉडी में बच्चा, इनके बॉडी में सेलुलोज के छोटे छोटे खांचे बने होंगे, सेल प्लेट बना होगा। इनके बॉडी में छोटे छोटे सेलुलोज के खांचे बने होंगे, सेल प्लेट बने होंगे। ये इसलिए ये आर्मी की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे कहते हैं आर्मी लाइक एल्गी। ध्यान से सुनो, इसे कहते हैं आर्मी लाइक एल्गी। मतलब सर पुराने जमाने में जो सेनापति होता था, राजा का सेना, तो लोहे का खांचा पहन करके जाता था कि तलवार भी लग जाए तो बच जाए। तो ये बच्चा वैसे ही होते हैं, इनके बॉडी में बाहर से बचाव करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं, किसके? सेलुलोज के। सेलुलोज के छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं, इसे कहते हैं सेल प्लेट, ठीक है, इसे प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्मी लाइक अपीयरेंस को आप आर्मी लाइक एल्गी कह सकते हैं, आर्मी लाइक एल्गी। चलिए भाई, एक चीज नया चीज सीखा, एनसीईआरटी में नहीं था, मैंने सिखा दिया।
अब देखिए बीच में बच्चा खोखला जगह आपको दिखा, ये वाला पार्ट दिखा बच्चा, ये ग्रूव है, ग्रूव मतलब खोखला, कैविटी, खाली जगह। ये देखिए बच्चे लोग, ये कैविटी है, खोखला जगह है, ग्रूव एनसीईआरटी का वर्ड आएगा। अब इसी ग्रूव में एक फ्लैजला बच्चा यहां है, एक फ्लैजला यहां है। हाउ मेनी फ्लैजला? दो। एक बच्चा देखिए, एक बच्चा देखिए, एक वर्टिकल है और एक बच्चा लॉन्गिट्यूडनल है ना। ये देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये बच्चा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। दो फ्लैजला अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम पड़ा डाइनो फ्लैजलेट। दे हैव द टू फ्लैजला प्रेजेंट ऑन द ग्रूव्स। चलिए नेक्स्ट चीज, नया चीज सिखाता हूं। पुराने जमाने में इसे देख करके लोग डर जाते थे। सर क्यों? इसे कहते थे घोस्ट एल्गी, भूत वाला एल्गी। घोस्ट, घोस्ट का घोस्ट एल्गी। इसे कहते थे बच्चा नाइट लैम्प, रात में ये लैम्प का काम करता है। सर मतलब समझ में नहीं आया, चलिए समझाता हूं। आपने बच्चे जुगनू देखा है, इंसेक्ट्स जो रात में लाइट जलता है, कुछ ऐसे देखे इंसेक्ट जो रात में ब्लिंक करते लाइट जलते हैं? हाँ सर देखा है। उसे बायोलुमिनिसेंट कहते हैं। एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा भी होगा, टीनोफोरा में ना, कि कुछ एनिमल रात में ब्लिंक करते हैं, उनके अंदर कुछ केमिकल होता है। वो केमिकल है बच्चा ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन नाम के केमिकल के चलते वो रात में लाइट इमिट करते हैं। तो डिनोफ्लैजलेट्स का एक मेंबर है बच्चा नॉक्टिलुका। आपको नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा कहानी था बता देता हूं। एक मेंबर है बच्चा नॉक्टिलुका। अब ये समुद्र में बेटा लाखों फैले हुए, लाखों, एक एक सेल क्यों होते हैं, बड़ा तेजी से डिवाइड कर लेते हैं। तो का, और रात हो गई, और रात क्या कर रहे, ब्लिंक कर रहे, जल रहे। तो लग रहा है ना रात में एक लैंप, पता है समुद्र में एक लैंप का काम कर रहा है। तो पुराने जमाने में कोई नाव से जा रहा था, शिप से जा रहे, देखा क्या अरे सामने में तो पूरा का पूरा नाइट में क्या हो रहा है, पूरा समुद्र में आग लग गया है ना, कोई भूत भूत दिख रहा है। तो बच्चा रात में सफर नहीं करते थे, लौट जाते थे। सुबह होता था वो दिखते नहीं थे, शाम में जाते थे फिर से वो दिखता था। इसका मतलब था कि समुद्र में कोई भूत था, इसलिए नाम पड़ा घोस्ट एल्गी। बाद में पता चला अरे नहीं, उस समुद्र में छोटे छोटे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है डिनोफ्लैजलेट्स। ये रात में क्या करते हैं, ये लाइट इमिट करते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंट नेचर के। आ गई बात समझ में? इसलिए इसे घोस्ट एल्गी कहेंगे, इसे आर्मी लाइक एल्गी कहेंगे, और ये अलग अलग कलर का इमिट होता है। एनसीईआरटी में बच्चा आपको एक नाम दिया गोनियोलेक्स। आपके एनसीईआरटी ने गोनियोलेक्स का नाम दिया है। सर ये क्या है गोनियोलेक्स? देखिए आपने नाम सुना है बच्चा रेड सी, आपने नाम सुना है, जो समुद्र होते हैं ना, तो समुद्र में क्या होता है, मून के चलते कुछ अप डाउन मूवमेंट होता है, ज्वार भाटा ऐसा कुछ आता है, ठीक है, समुद्र से और मून के बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है, जिससे हाई टाइड्स लो टाइड्स बनता है। याद आ रहा है कुछ? मून, ओशन, हाई टाइड्स लो टाइड्स, याद आ रहा है? हाँ। तो ये क्या होते हैं कि जो गोनियोलैक्स होते हैं ना, उस समुद्र के अंदर में बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, और इतना ज्यादा तेजी से डिवाइड करते हैं, होते हैं रेड कलर के, रेड कलर के, और तेजी से डिवाइड करते हैं। और रेड कलर के जब तेजी से डिवाइड करते हैं तो समुद्र का पानी जब हाई टाइड्स में जाता है, तो ये ढेर सारे कौन है, गोनियोलैक्स। तो जो समुद्र के किनारे में कोई खड़ा है तो हाई टाइड्स बना, पानी उसके पास में पहुंचा, तो लग रहा है ना पानी नहीं है वो ब्लड है, खून है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ढेर सारे गोनियोलैक्स है, और गोनियोलैक्स बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। तो पूरा का पूरा कलर कैसा हो गया पानी का, पानी का कलर रेड कलर का। हाई टाइड्स में वो टाइड्स बनाते हैं तो ये बड़ा खूनी दिखते, खून वाला समुद्र दिखता है। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए वर्ड यूज किया रेड टाइड्स। तो आपसे नीट में क्वेश्चन क्या बनेगा, गोनियोलैक्स क्या बनाएगा, रेड टाइड्स। रेड टाइड्स कौन बनाता है, गोनियोलैक्स, क्योंकि ये रेड कलर के बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से करते हैं, नंबर बहुत तेज फास्ट कर लेते हैं, और टाइड्स के दौरान में ये पूरी तरह से आपको खून वाला समुद्र दिखेगा। और जब ये तेजी से डिवाइड करते हैं तो कुछ टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, और इस टॉक्सिन को अगर मछलियां खा ले,
अगर इस टॉक्सिन को मछलियां खा ले तो मछलियों का, फिश का लार्ज स्केल में डेथ हो जाता है, तो फिश मोर्टेलिटी हो सकती है। हम इस मछली को खाएंगे, हमारा डेथ तो नहीं होगा, पैरालिसिस अटैक हो सकता है। तो फिर से बोल रहा हूं, गोनियोलैक्स कैसा कलर का है? रेड कलर का, बहुत तेजी से डिवाइड करता है। एंड दे रिलीज सम टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब जहर। इस जहर को अगर मछलियां खा ले तो मछलियों का लार्ज स्केल में डेथ हो जाएगा, और इसे हम खा ले, यानी इस मछलियों को हम खा ले, वो टॉक्सिन हमारे अंदर आ जाएगा, तो हमारा डेथ तो नहीं होगा, लेकिन इनमें क्या होगा, हमारे अंदर में पैरालिसिस का अटैक आएगा। चलिए फटाफट एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। हाँ, टॉक्सिन का नाम है सैक्सीटॉक्सिन, लेकिन याद नहीं रखना है, आपको नीट में नहीं आएगा। टॉक्सिन का नाम है सैक्सीटॉक्सिन, लेकिन याद नहीं रखना है। चलिए, तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं भाई। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला, वन लाइन लॉन्गिट्यूडनल, अदर आर ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल आपको समझ में आया था, वर्टिकल मैंने बताया था। इन ए फरो, फरो मतलब वही कैविटी, खोखला जगह, बिटवीन द वॉल प्लेट्स, बताया था ना वॉल प्लेट्स, वॉल प्लेट्स बताया था आर्मी लाइक एल्गी को लेकर के। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजलेट, जो रेड डाइनोफ्लैजलेट्स है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है। दे मेक द सी अपीयर रेड टाइट्स, जब टाइट्स उठेगा तो ये रेड कलर के दिखेंगे। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर मे इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। क्या हम लोग आगे चले, ये हो जाएगा आप लोगों से, फटाफट बोलो। याद रखिएगा, आर्मी लाइक एल्गी, भूत वाला एल्गी, नाइट लैंप, ठीक है, केमिकल टॉक्सिन रिलीज करेगा, रेड टाइट्स बनाएगा। ये चार चीजें अगर याद है तो काम हो जाएगा। ये चार चीजें याद है ना, भूत वाला एल्गी, ओशन का लैंप इसी को कहेंगे, आर्मी लाइक एल्गी इसी को कहेंगे, और ये रेड टाइट्स बनाएगा। इतना से काम चल जाएगा। चलिए अब आ जाइए बच्चों लोग यूग्लिनोइड्स, ध्यान से देखिए। यूग्लिनोइड्स बहुत आसान है, यूग्लिनोइड्स तो आपको पहले भी बताया है। यूग्लिनोइड्स बच्चा लोग अब ध्यान से सुनिए, यूग्लिनोइड्स ध्यान से देखिए। सबसे पहले यूग्लिनोइड का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा, वो आपका होगा स्पिंडल से। सर स्पिंडल क्या होता है? बीच में चौड़ा, बीच में चौड़ा होगा, यहां देखिए ये, और दोनों टिप पे पतले होंगे, इसे कहते हैं स्पिंडल, ऐसे दिखेंगे। बोले ठीक। सेकेंड चीज ध्यान से सुनिए, इसके पूरे बॉडी पे बच्चा प्रोटीन की एक कवरिंग होगी, जिसे कहेंगे पेलिकल। सेल वॉल नहीं होगा, प्रोटीन का एक फ्लेक्सिबल लेयर होगा जिसका नाम है पेलिकल। आपको मैंने बताया था, जो ऑर्गेनिज्म अगर होलोजोइक करेगा, बाहर से फूड को इनटेक करेगा, सेल वॉल नहीं होंगे। यूग्लिनोइड्स वैसा ही है। यूग्लिनोइड अगर प्लस लाइट, अगर दिन है, डे का टाइम है, सनलाइट है, तो इनके अंदर पिगमेंट है और ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। लेकिन लाइट खत्म हो गया, इंसेक्ट्स को मारेंगे, होलोजोइक करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक हो जाएंगे। और ये होलोजोइक अगर करते हैं तो सेल वॉल नहीं होगा। तो नीट में क्वेश्चन आएगा, क्या सेल वॉल है? आप बोलेगा नहीं है सर, सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन एक प्रोटीन का एक फ्लेक्सिबल लेयर है जिसका नाम बच्चा लोग पेलिकल है। ये है पेलिकल। आगे बात समझिए। चलिए अब सेकंड ध्यान से देखिए, अब यहां पास क्या होगा, थोड़े से स्ट्रक्चर को बनाया जाए, ठीक है। अंदर में बच्चा लोग इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे जिसका नाम होगा रिजर्वायर। क्या नाम होगा बच्चा? ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम होगा रिजर्वायर। ध्यान से सुनना, अब यहां से आपको दो फ्लैजला ओरिजिनेट करेगा, ध्यान से सुनना, एक फ्लैजला और ये दूसरा फ्लैजला। एक फ्लैजला तो बच्चा छोटा होगा, एक फ्लैजला तो बच्चा छोटा होगा, लेकिन एक फ्लैजला बच्चा लार्ज होगा। तो तुम्हें लगेगा एक ही फ्लैजला है, लेकिन दे हैव टू फ्लैजला। ये एनसीईआरटी की थ्योरी में है, दे हैव टू फ्लैजला बट वन इज फंक्शनल। फंक्शनल बच्चा एक ही है, फंक्शनल एक ही है, लेकिन फ्लैजला दो है। सेकेंड चीज, इनके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं। और एनसीईआरटी ने बोला है वीवीआई करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके एक चीज बोला, इनके अंदर जो पिगमेंट है बच्चा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है ना, वो जस्ट लाइक हायर प्लांट की तरह है। यानी हायर प्लांट में जैसा पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल ए होता है हायर प्लांट में, क्लोरोफिल बी होता है हायर प्लांट में,
बीटा कैरोटीन होते हैं, बीटा कैरोटीन होते हैं, और बच्चा ज़ैंथोफिल होता है, ज़ैंथोफिल होते हैं। वैसे ही सेम पिगमेंट, वैसे ही सेम पिगमेंट जैसे हायर प्लांट्स में होते हैं, सेम पिगमेंट इनमें पाया जाता है। तो एनसीईआरटी में लिखना पड़ा कि इनके अंदर जो पिगमेंट है वो जस्ट लाइक हायर प्लांट से मैच करता है। सर डायटम्स में वहां ए के साथ क्लोरोफिल सी होता है, ए नहीं, ए के साथ वहां सी होते थे, बी नहीं होता था। सर डायनोफ्लाजलेट में एनसीईआरटी ने ए के साथ में सी होते, एनसीईआरटी ने पिगमेंट का नाम नहीं बोला है, एनसीईआरटी ने केवल यूग्लिनोइड्स के लिए पढ़ने के लिए बोला है सवाल। चलिए सेकेंड चीज, सर ये ऑटो भी हेट्रो है तो ये कैसे हो जाएंगे सर, मिक्सोट्रॉफिक, दुनिया का एकमात्र मिक्सोट्रॉफिक। एक कंफ्यूजन है सर, युग्लिना और युग्लिनोइड सेम है या डिफरेंट है, तुम्हारे दिमाग में चल सकता है युग्लिना युग्लिनोइड सेम है डिफरेंट है। ध्यान से सुनो, युग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है, युग्लिना बच्चा एक ऑर्गेनिज्म है, और इसी की तरह और भी मेंबर होंगे जो मिक्सोट्रॉफिक होंगे। युग्लिना एक ऑर्गेनिज्म जो मिक्सोट्रॉफिक है, और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो मिक्सोट्रॉफिक होंगे, 2 4 5 6 होंगे। उन सारे ग्रुप को मिला दीजिए तो बन गया युग्लिनोइड्स, यानी युग्लिनोइड्स पूरे ग्रुप का नाम है। उसका एक मेंबर है बच्चा युग्लिना, तो युग्लिनोइड्स का मेन मेंबर युग्लिना है, लेकिन और भी कुछ मेंबर हैं जो युग्लिनोइड्स में बिलोंग करेगा। तो युग्लिना एक ऑर्गेनिज्म का नाम है और युग्लिनोइड्स बच्चा ग्रुप का नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सेकेंड चीज, एक टफ चीज बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, इनमें बच्चा कुछ आई स्पॉट होगा, आई स्पॉट होगा। सर क्यों, इनको आखिर पता कैसे चलेगा, इनको बच्चा पता कैसे चलेगा कि लाइट किधर है, इनके पास आंखें हैं क्या, सेंस ऑर्गन है क्या, नहीं है, तो कैसे सेंस करेगा कि किधर लाइट किधर जाना चाहिए। तो यहां पर सेंस करने के लिए कुछ होते आई स्पॉट, जिससे वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जिधर लाइट होगा उधर मूव कर जाएंगे। और ये बच्चा कैसे पानी में रहेंगे, स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर कहने का मतलब है ये रुके हुए पानी में, रनिंग में नहीं रहेंगे, बहते पानी में नहीं रहेंगे। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी, जो पानी बह नहीं रहा है, स्टैग्नेंट वाटर, इतना याद रहेगा। और इनके अंदर में होगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बॉडी में अपने आप को वाटर को बैलेंस करने के लिए, वाटर अंदर, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो पानी अंदर आएगा और ये फट सकते हैं, पानी अंदर आएगा फट जाएंगे क्योंकि सेल वॉल नहीं है। तो वाटर को बैलेंस करने के लिए होंगे कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। जहां भी सेल वॉल नहीं होता तो वहां पानी अगर अंदर आ जाएगा तो फट जाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए एक रखते हैं सेल ऑर्गेनल्स जो काम करेगा ऑस्मो रेगुलेशन का, यानी कि बॉडी के अंदर में वाटर को बैलेंस करने का काम करेगा। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हम डिटेल से सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए फटाफट हम एनसीईआरटी को कवर कर ले, चलिए फटाफट। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। देखिए ट्रिक्स दे दूं, क्राइसोफाइट्स फ्रेश और मरीन दोनों में था, डायनोफ्लाजलेट्स मरीन में था, पहला लाइन एनसीईआरटी का, दिस ऑर्गेनिज्म मोस्टली मरीन। चलिए यूग्लिनोइड्स मोस्टली फ्रेश वाटर, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। फिर से बोल रहा हूं, क्राइसोफाइट्स दोनों में, डायनोफ्लाजलेट्स मरीन में, यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर में। फाउंड इन स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब पानी रुका हुआ, इंस्टीड ऑफ ए सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है क्योंकि ये होलोजोइक भी करेगा ना। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल व्हिच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, क्योंकि होलोजोइक में इंसेक्ट को मार करके खाना है तो पकड़ने के लिए बॉडी को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, इसलिए इसमें क्या होंगे, पेलिकल होंगे, सेल वॉल नहीं। दे हैव टू फ्लैजला, आ गया ना, दे हैव टू फ्लैजला, वन शॉर्ट वन लॉन्ग, एक छोटा है एक बड़ा होगा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, सनलाइट खत्म, दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ बाय प्रीडेशन, प्रीडेशन मतलब मार करके खाना, प्रीडेशन इंसेक्ट्स को मारेगा और खाएगा, होलोजोइक ऑन सम स्मॉलर ऑर्गन, यानी इंसेक्ट्स की बात कर रहा है। इंटरेस्टिंगली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स, इनके जो पिगमेंट है ना वो हायर प्लांट से मैच करते हैं। हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है, इनमें भी है, क्लोरोफिल बी होता है, इनमें भी है, कैरोटीन होते हैं, बीटा कैरोटीन होते हैं, इनमें भी होता है। कुछ हायर प्लांट में जियाजैंथीन, कुछ
ज़ैंथोफिल होते हैं, वो इनके अंदर भी पाया जाता है, सेम एज हायर प्लांट। एनसीईआरटी का ये वर्ड है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो लिखा है यूग्लिनोइड्स, एग्जांपल इज द यूग्लिना। यूग्लिना एक एग्जांपल है, और ऐसे ऐसे कई सारे ऑर्गन्स को मिल करके जो ग्रुप बनेगा यूग्लिनोइड्स कहलाएगा। चलो किसे किसे समझ में आ गया यूग्लिनोइड्स? हैंड रेस करो, यस नो लिखो कम से कम फटाफट। टू फ्लैजेला क्यों प्रेजेंट होता है? इट वन इज फंक्शनल, अदर रूडिमेंट्री है। जैसे आपके अंदर में बहुत सारे ऑर्गन है, आपके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो काम नहीं करते, जस्ट वैसा ही है इनके अंदर। चलिए, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन है जो रूडिमेंट्री काम नहीं करते। चलिए स्लाइम मोल्ड्स समझा रहा हूं, फटाफट सीखना। स्लाइम मोल्ड्स का आज करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स मैं आज आपको कराऊंगा, स्लाइम मोल्ड्स इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए, सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स को हम कहेंगे नेकेड फंजाई, नंगा फंजाई, नेकेड फंजाई। सर क्यों नेकेड क्यों कह दिया सर? चलिए इसे मैं कहूंगा बच्चा फॉल्स फंजाई। सर क्यों फॉल्स फंजाई? क्यों? क्योंकि बच्चा फंगस की तरह तो है, सैप्रोफिटिक है, फंगस की तरह तो है, मोल्ड्स नाम है ना, लेकिन सेल वॉल नहीं। सर आपने बोला था सेल वॉल है, थोड़ी देर पहले बोला था आपने। हाँ, सेल वॉल फेवरेबल कंडीशन में नहीं होगा, अनफेवरेबल में होगा। फिर से बोल रहा हूं, इनके अंदर में जब फेवरेबल कंडीशन है ना, जब फेवरेबल कंडीशन है तो इनके अंदर में सेल वॉल नहीं होगा, फंगस की तरह सैप्रोफिटिक है। तो इसलिए तो मैंने कहा निकेड, इसलिए तो मैंने कहा फॉल्स, क्योंकि इनके अंदर में सेल वॉल क्या है? सेल वॉल क्या एब्सेंट है। कब? फेवरेबल कंडीशन में। ये देखिए बच्चा ऐसा दिखेगा, अमीबा के भांति दिखेगा, एक सेल के, और इनमें बच्चा ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएट, ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। आ गई? क्या सेल वॉल है? नहीं। इनके बॉडी में बाहर थोड़े चिपचिपे सब्सटेंस होंगे बच्चा, स्लाइम लेयर। याद करो मैंने आपको जिलेटिनस बताया था साइनोबैक्टीरिया में, वैसे ही है, स्लाइम लेयर है। इनमें बच्चा स्लाइम लेयर है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इनके अंदर में स्लाइम लेयर है, चिपचिपे सब्सटेंस की कवरिंग है, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म का नाम पड़ा स्लाइम मोल्ड्स। फेवरेबल कंडीशन समझ में आया? अब बच्चा जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो देखिए क्या होगा। अभी एक बार और एक चीज और यहां पर मैं क्लियर कर दूं। हाँ, जब फेवरेबल कंडीशन अभी है तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, ढेर सारे स्लाइम मोल्ड्स पास में, ढेर सारे स्लाइम मोल्ड्स पास में आ जाएंगे, ढेर सारे स्लाइम मोल्ड्स पास में आ जाएंगे, एग्रीगेशन बनाएंगे एंड दे विल ग्रो टू द सेवरल फिट। एनसीईआरटी का वर्ड है, जब फेवरेबल कंडीशन है, खाने पीने की चीजें हैं, लीफ है टूट करके नीचे गिरा, ट्विग्स, एनसीईआरटी का वर्ड है ट्विग्स, मतलब स्मॉल ब्रांच। एनसीईआरटी ने दो वर्ड यूज किया, ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब होते हैं छोटे ब्रांच, लीफ तो मालूम है, लीफ गिरा, स्मॉल ब्रांच गिरे, इनको ये क्या करेंगे, डिकम्पोज करके खाएंगे। तो खाने अवेलेबल है, कंडीशन ठीक है, फूड अवेलेबल है, तो ये सेवरल फीट तक ग्रो कर जाएंगे। इसी को एनसीईआरटी ने कहा है, इसी को एनसीईआरटी ने कहा है प्लाज्मोडियम। आपके एनसीईआरटी इसी को कहती है प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स कई फीट तक ग्रो कर जाएंगे और गुच्छे में ग्रो करेंगे, तो नाम क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। चलिए, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, यानी खाने की कमी हो गई, जैसे ही ये खाने की कमी हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। हर स्लाइम मोल्ड्स बच्चा एक नहीं, पूरा प्लाज्मोडियम की बात नहीं कर रहा हूं, ये बच्चा जो स्लाइम मोल्ड्स था ना, ये स्लाइम मोल्ड्स थे ना, इनके अंदर में बॉडी में आउटग्रोथ बनेगा, बॉडी के अंदर आउटग्रोथ बनेगा, और आउटग्रोथ से एक टिप बन जाएंगे, इस टिप को कहेंगे फ्रूटिंग बॉडीज। फिर से बता रहा हूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिएगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स है, इनके ऊपर में कुछ आउटग्रोथ बनेंगे, और आउटग्रोथ पे एक टिप प्रोड्यूस होगा, इसका नाम है बच्चा फ्रूटिंग बॉडीज। इस फ्रूटिंग बॉडीज में इसके बाद ढेर सारे न्यूक्लियस तो थे ही, मल्टी न्यूक्लियट तो थे ही, सारे न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएंगे, और हर न्यूक्लियस के ऊपर में एक सेल मेम्ब्रेन बन गया, एक नए सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनके पास ढेर सारे न्यूक्लियस थे, ढेर सारे न्यूक्लियस ऊपर में शिफ्ट हो गए, सबके ऊपर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना, और बच्चा देखिए यहां पास कई सारे सेल बन गए। अब इस सेल को कई सालों तक सरवाइव करना है,
एनसीईआरटी ने इसी को कहा है स्पोर, इसी को एनसीईआरटी ने कहा है स्पोर, थिक सेल्ड वॉल। अब देखिए यहां पास इसे कई सालों तक सरवाइव करना है, तो हर स्पोर पे सेलुलोज के हार्ड कवरिंग बन जाएंगे, हर स्पोर पे सेलुलोज के हार्ड कवरिंग बन जाएंगे। सर क्यों? क्योंकि अभी कंडीशन खराब है और कई सालों तक आपको ऐसे ही रहना है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, आप कैसे सरवाइव करोगे? तो उन्होंने अपने ऊपर में एक हार्ड कवरिंग सेल वॉल की बना ली, किसकी? सेलुलोज की। अब जब सही फेवरेबल कंडीशन वापस लौटेगा, फ्रूटिंग बॉडीज फटेंगे और ये स्पोर बाहर निकलेगा। अब इसी स्पोर से वापस से एक नए स्लाइम मोल्ड्स का जन्म हो जाएगा। तो लाइफ साइकिल वापस से सीख लीजिए। मैंने बोला मैं 1 मिनट रफ फिगर एक बना देता हूं, फिर क्लास को एंड कर देते, बस 1 मिनट। ये देखिए एक स्लाइम मोल्ड्स था, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस थे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन है, खाना खूब है, ढेर सारी ये एग्रीगेशन बना लिए, गुच्छे में आ गए, गुच्छे का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब जैसे ही खाने की कमी हो गई तो क्या करेगी? तो ये स्लाइम मोल्ड्स अपने ऊपर में ऑड ग्रोथ बना लिया और अपने टिप पे बना लिया फ्रूटिंग बॉडीज। एनसीईआरटी को कहेगा फ्रूटिंग बॉडीज। न्यूक्लियस तो ढेर सारे थे, सारे न्यूक्लियस को ऊपर में ले गया। हर न्यूक्लियस में क्या हो गए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवरिंग हो गई और ये बन गए बेटा सेल। मैं इसी को स्पोर कहता हूं। स्पोर कुछ नहीं होता है, एक सेल ही तो होता है। तो ये बन गए बच्चे लोग स्पोर। लेकिन इस स्पोर को कई सालों तक सरवाइव करना है क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है, कंडीशन खराब है। तो इन्होंने अपने ऊपर में हार्ड कवरिंग बना ली सेल वॉल की, सेलुलोज की। अब यहां से फ्रूटिंग बॉडीज फटेगा, वहां से बाहर से क्या निकलेंगे? स्पोर। और फेवरेबल कंडीशन में स्पोर ग्रो करके न्यू स्लाइम मोल्ड्स में कवर हो जाएगा। क्या आप लोगों को न्यू स्लाइम मोल्ड्स में कवर हो जाएगा? क्या आप लोगों को ये क्लियर हो गया लाइफ साइकिल? फटाफट बताओ, एंड करते हैं अब। क्या लाइफ साइकिल स्लाइम मोल्ड्स का समझ में आ गया? फटाफट बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आ गई? तो बताइए सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। अब बताओ, नीट में क्वेश्चन आया स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, क्या करके आओगे? नहीं, ध्यान से करना। अनफेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल बोलेगा तब तो आंसर करोगे ना। अब बोलिएगा सर कब की बात कर रहे हो? फेवरेबल कंडीशन है तो सेल वॉल नहीं होगा, इसलिए तो झूठा फंगस बोला था, नेकेड फंगस बोला था। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, उसे कई सालों तक ऐसे ही सरवाइव करना है, पानी नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है, खाना नहीं है, तो उसे हार्ड स्पोर बनने थे, तो वहां पर सेल वॉल आ गया सेलुलोज के। काइटिन नहीं कीजिएगा बच्चा, काइटिन नहीं कीजिएगा, सेलुलोज के। और जब फ्रूटिंग बॉडीज फटेगा, स्पोर बाहर निकलेंगे। अब यही फेवरेबल कंडीशन में आएगा, हर स्पोर एक नया स्लाइम मोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या यहां तक आप कर लीजिएगा? चलिए फटाफट बताइए किसे किसे आज की क्लास समझ में आ गई, क्योंकि अगले क्लास में हम प्रोटोजोअन्स और फंगस करने वाले हैं। किसे किसे समझ में आ गया? यस नो, कितना समझ में आया? तो आज जाके कर लीजिएगा और एमसीक्यू जरूर बनाइएगा। आज जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, एमसीक्यू जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं लीव आउट हो जाता हूं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, सर भी वेट कर रहे होंगे। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है, क्वेश्चन जरूर ठीक है कीजिएगा, सर, ओके। एनसीईआरटी जरूर। ओके, बाय बाय। बाय सर।